हेलो यूट्यूब वासियों, मेरे चैनल सनशाइन पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा सीरियल किलर के बारे में बताऊंगी जो लोगों को बस इसलिए मारता था कि वो लोग मरने के बाद उसके स्वर्ग में गुलाम बन के रह सके। एक ऐसा सीरियल किलर जिसने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के लोगों को घरों में कैद रहने पे मजबूर कर दिया था। और एक ऐसा सीरियल किलर जो क्रिप्टेड लैंग्वेज में लेटर भी लिख सकता था, और उसके लिखे हुए लेटर में से एक लेटर तो अभी 2020 में डिकोड हुआ, यानी 53 ईयर्स के बाद। तो ये सीरियल किलर कौन था और ऐसा क्यों किया करता था, ये जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस सीरियल किलर ने अपनी पहली हत्या 28 दिसंबर 1968 को की थी, जब दो हाई स्कूल स्टूडेंट बेटी लव जेनसन और डेविड आर्थर फ्राइडे अपनी पहली डेट पे थी। वो लेक हरमन रोड के आसपास अपनी कार पार्क करते हैं लगभग रात के 10:15 पर। लेकिन रात 11 बजे स्टेला बोर्ज जो कि यहीं आसपास की रहने वाली थी, उन्हें इन दोनों की लाश मिलती है। वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस वहां आती है और तहकीकात स्टार्ट कर देती है, लेकिन पुलिस को कुछ भी हासिल नहीं होता सिवाय इसके कि वहां एक और कार आके रुकी थी रात 11 बजे से पहले, क्योंकि दूसरी कार के टायर के निशान वहां मौजूद थे। इससे पुलिस ये अंदाजा लगाती है कि सीरियल किलर या कहें तो किलर दूसरी कार में था, और उस सीरियल किलर ने इन दोनों को पीछे से 5 बार शूट किया था। और बेटी की लाश कार से 28 फीट दूर मिलती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि बेटी ने वहां से भागने की कोशिश की थी, लेकिन उस सीरियल किलर ने उसे पीछे से शूट करके मार दिया। इस घटना के कुछ ही महीनों के बाद, यानी कि 4 जुलाई 1969 को डार्लिंग फेरन और माइकल मगाओ ब्लू रॉक स्प्रिंग पार्क में अपनी कार को पार्क करते हैं, जो कि लेक हरमन रोड से कुछ ही किलोमीटर दूर थी, लगभग 6.5 किलोमीटर दूर थी। और लेक हरमन रोड पिछला क्राइम स्पॉट था, शायद आपको याद हो तो। खैर, इन दोनों के कार पार्क करते ही वहां एक और कार आके रुकते, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद वापस चले जाते। लेकिन तकरीबन 10 मिनट के बाद ये कार फिर से आती है और कार में से एक आदमी निकलता है, जिसके एक हाथ में बंदूक थी और दूसरे हाथ में टॉर्च थी। वो आदमी इन दोनों को 5 बार शूट करके वहां से चला जाता है। लेकिन जब माइकल दर्द से कराहने लगता है तो वो आदमी फिर से आता है और माइकल को शूट करके वापस से चला जाता है। इस घटना के कुछ घंटों के बाद, यानी लगभग 12 बजे, पुलिस को एक अनजान आदमी का फोन आता है जो अपने आप को किलर बताता है, और इस हत्या का जिम्मा तो लेता ही है, साथ ही साथ लेक हरमन रोड वाली हत्या का भी खुद ही जिम्मा लेता है। और अब से इस खूंखार किलर को हम द जोडियाक किलर के नाम से जानेंगे। पुलिस बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे इस कॉल को ट्रेस करती है और उस जगह पे पहुंच पाती है, जो कि एक 500 मीटर दूर एक फोन बूथ तक पहुंच जाती है। लेकिन तब तक जोडियाक किलर वहां से फरार हो जाता है। लेकिन वहां पुलिस को एक सुराग मिलता है। दरअसल डार्लिंग और माइकल के अंदर से डॉक्टर माइकल को बचा लेते हैं, लेकिन बेचारे डार्लिंग को नहीं बचा पाते हैं। माइकल के हिसाब से वो 25 से 28 साल के बीच का एक आदमी था और उसकी हाइट 5 फीट से लेके 6 फीट के बीच थी, और वो एक वाइट मेल था और वो थोड़ा हेल्थी सा भी था, और उसके ब्राउन कर्ली हेयर थे। ये सब क्लू लेके पुलिस तहकीकात में जुट जाती है। लेकिन 1 अगस्त 1969 को अमेरिकन सैन फ्रांसिस्को एंड वलेहो टाइम हेरल्ड को एक जैसे लेटर्स मिलते हैं, और इन लेटर को भेजने वाला इंसान खुद को द जोडियाक किलर बताता है। उसने कुछ प्रूफ भी इसके साथ दिए थे कि इससे पता चल सके कि उसी ने वो हत्याएं की है। और इन लेटर पर एक अजीब सा मार्क भी बनाया गया था, जिसे जोडियाक किलर साइन भी कहा जाता है। इन लेटर के साथ कुछ क्रिप्टिक साइन भी दिए हुए थे, जिसको किलर कहता है कि डिकोड करे। अगर किसी ने इसको डिकोड नहीं किया तो वो किलर और भी ज़्यादा तेजी से लोगों को मारेगा और उनके हत्याएं करेगा। इसके बाद सभी मीडिया हाउस इन लेटर को पब्लिक कर देते हैं। तभी 8 अगस्त 1969 को एक हाई स्कूल के टीचर और उनकी वाइफ ने इन क्रिप्टेड साइन को डिकोड किया था, जिसमें 408 क्रिप्टेड सिंबल थे। जोडियाक किलर कोडेड लैंग्वेज में कहता है कि मुझे इंसानों को मारने में बहुत मज़ा आता है, और इंसानों को मारना जानवरों को मारने से भी ज़्यादा इंटरटेनिंग उसको लगता है, क्योंकि इंसान ही सबसे खतरनाक जानवर है। और यही नहीं, इसके बाद जोडियाक कहता है कि जिन लोगों को उसने मारा है वो लोग उसके मरने के बाद, यानी कि आफ्टर लाइफ में या कहीं तो स्वर्ग में, उसके गुलाम बन के रहेंगे और वो उसकी गुलामी करेंगे। जोडियाक किलर और भी गुलाम इकट्ठा करना चाहता है, और इसका मतलब यही है कि जोडियाक किलर और भी लोगों को मारने वाला है।
इनक्रिप्टेड लैंग्वेज के लेटर से साफ पता चलता है कि जोडियक किलर कितना खूंखार और कितना शातिर था। वो क्रिप्टेड लैंग्वेज को समझता था और उसमें लेटर भी लिख सकता था। डेट आती है 27 सितंबर 1969 को, जब दो कॉलेज स्टूडेंट ब्रायन हार्नली और सिसिलिया सेपरेड अपनी एक पिकनिक बनाने कैलिफोर्निया की लेक बेरेसा के किनारे गए थे। वो किनारे पे बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो लगभग 5 फीट 11 इंच लंबा था। उस आदमी ने एक अजीब सी ड्रेस भी पहनी हुई थी। उसकी ड्रेस पे वही जोडियक सिंबल बना हुआ था और उसने अपने फेस को भी एक अजीब से मास्क से कवर किया हुआ था। इस आदमी के हाथ में गन भी थी और नाइफ भी था। वो ब्रायन और सिसिलिया को डरा के पेड़ के बांध देता है। इसके बाद वो ब्रायन और सिसिलिया को बार बार चाकू से स्टैब करता है और इन दोनों को मार डालता है, वो भी बहुत ही बेरहम तरीके से। किलर ब्रायन की कार पर अपने जोडियक साइन बनाता है और साथ ही साथ एक मैसेज भी लिखता है और इसी के साथ वो अपने तीनों मर्डर्स की डेट भी लिखता है और इसी के साथ वो बाई नाइफ भी लिखता है। उसी शाम किलर पुलिस को कॉल करता है और जो उसने अभी मर्डर किया था उसके बारे में पुलिस को बताता है। पुलिस फौरन उस लोकेशन पे पहुंचती है। पुलिस को ब्रायन और सिसिलिया जख्मी हालत में मिलते हैं और पुलिस जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन सिसिलिया नहीं बच पाती है, लेकिन ब्रायन बच जाता है। इसके कुछ ही दिनों के बाद यानी कि 11 अक्टूबर को एक कैब ड्राइवर जिसका नाम पॉल था, उसकी कार में एक आदमी आके बैठता है। वो कुछ ही दूर पहुंचने पर उस कैब ड्राइवर को पीछे से शूट करके मार देता है। उसके बाद वो किलर पॉल का वॉलेट, उसकी कीज और उसकी खून से भरे हुए शर्ट का एक टुकड़ा ले लेता है। उसे ऐसा करते हुए 2 से 3 लोग देख लेते हैं। जिन लोगों ने किलर को देखा था वो बताते हैं कि किलर एक वाइट पर्सन है जिसने चश्मा पहन रखा है। उसकी हाइट 5 फीट 11 इंच के आसपास थी। वो थोड़ा हेल्थी सा भी था। वहीं पर 2 पुलिसकर्मी ऑन ड्यूटी थे, इसीलिए वो बताए हुए हुलिये के हिसाब से उसकी तहकीकात क्या कहें तो उस किलर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वो एक अफ्रीकन अमेरिकन आदमी को पकड़ लेते हैं किलर समझ के। लेकिन इन्हें बताए हुए हुलिये में और जो आदमी इन्होंने पकड़ा था उसमें जमीन आसमान का फर्क था। पता नहीं इन महापुरुषों को वो किलर कैसे लग सकता है जबकि वो एक अफ्रीकन अमेरिकन था, जबकि साफ साफ बताया गया था कि वो एक वाइट मेल है। खैर, पुलिस के मुताबिक उन्होंने जो किलर पकड़ा है वही सही है, लेकिन लोगों के हिसाब से किलर ने पुलिस वालों से बात भी की थी। खैर, पुलिस को जांच करते वक्त तो ये नॉर्मल रॉबरी का केस लगता है, लेकिन 13 अक्टूबर को अमेरिका के प्रसिद्ध अखबार सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के हाथ जोडियक की एक और लेटर मिलती है, जिसमें जोडियक ने 11 अक्टूबर वाले मर्डर यानी कि पॉल वाले मर्डर को अपना किया हुआ मर्डर बताता है और जिसी के साथ वो पॉल के शर्ट का एक खून से भरा हुआ टुकड़ा भी भेजता है। या कहें तो पॉल की शर्ट का एक टुकड़ा जो उसने काटा था वो लेटर के साथ भेजता है। इस पॉइंट पे आके पुलिस विटनेसेस से जोडियक का स्केच बनाती है जो इस तरीके का दिखता है। पुलिस इस स्केच के जरिए पूरे शहर में वांटेड पोस्टर लगाती है जो आज भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। 14 अक्टूबर को जोडियक फिर से एक लेटर भेजता है जिसमें उसने पॉल के मर्डर को लेकर कुछ और प्रूफ रखे थे और उसने बच्चों की स्कूल से भरी हुई एक बस को भी कैप्चर करके उन्हें मारने की धमकी दे रहा था। उसके बाद 20 अक्टूबर को पुलिस को फ़ोन करता है और कहता है कि मैं टीवी के एक लाइव शो पर आके अपनी पहचान सबके सामने लाना चाहता हूँ, लेकिन वो जोडियक नहीं था क्योंकि फ़ोन जब ट्रेस किया गया था वो किसी पागल खाने से किया हुआ था। फ़ोन रहता है और वो जोडियक नहीं निकलता है। फिर 8 नवंबर को और 1969 को जोडियक की एक और लेटर आती है, लेकिन उस लेटर को 2020 तक कोई डिकोड ही नहीं कर पाया क्योंकि वो इतनी ज़्यादा क्रिप्टेड थे। खैर, 52 साल लगे उस क्रिप्टेड लैंग्वेज को डिकोड करने में या उस लेटर को डिकोड करने में। उस लेटर में कुछ इस प्रकार की बातें लिखी हुई थी। वो कहता है कि लाइव टॉक शो में वो नहीं था और उसे गैस चैम्बर से डर नहीं लगता, यानी कि मरने से डर नहीं लगता। वो मरने के बाद स्वर्ग में जाएगा जहां उसने अपने लिए काफ़ी सारे गुलाम इकट्ठा कर लिए है और वो आगे भी ऐसे ही गुलामों को इकट्ठा करता रहेगा जिससे उस स्वर्ग में कोई परेशानी नहीं हो। और वो गुलाम यानी कि जोडियक गुलाम उन लोगों को बोल रहा था जिन लोगों को उसने अभी तक मारा था। इसका मतलब है वो आगे भी ऐसे ही लोगों
लोगों को मारता रहेगा। इस लेटर के बाद भी जोडियक कई और लेटर भेजता है, लेकिन पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाती है। जोडियक ने अपने एक लेटर में यह भी लिखा था कि पॉल के मर्डर के वक्त वो 2 पुलिस वालों से बात भी करता है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाए। फिर 29 जनवरी को 1974 को पुलिस को जोडियक का आखिरी लेटर मिलता है, जिसमें वो एक्सॉर्सिस्ट मूवी को सैटारिकल कॉमेडी मूवी बताता है और उसकी तारीफ कर रहा है, और वो पुलिस का मजाक उड़ाते हुए यह भी बताता है कि अब तक उसने 37 मर्डर कर दिए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने साल तहकीकात करने के बाद भी पुलिस को उस सीरियल किलर के द्वारा किए गए मर्डर का कुछ प्रूफ मिला या नहीं, या फिर पुलिस की नज़र में कोई सस्पेक्ट हुए या नहीं। आइए जानते हैं कि पुलिस की नज़र में कितने सस्पेक्ट हुए और उनका क्या हुआ। आपको बता दें कि पुलिस को 1 या 2 नहीं बल्कि 3 सस्पेक्ट मिले, जिन पे उन्हें शक था कि हाँ यही जोडियक किलर हो सकते हैं। पहली थ्योरी गैरी स्टूवर्ट नाम के एक आदमी ने दी थी। उसके हिसाब से उसके पिता अर्ल वैन वेस्ट जूनियर ही जोडियक किलर है। गैरी ने इसके ऊपर पूरी एक बुक भी लिख डाली और अर्ल की फोटो भी उस जोडियक वाले पोस्टर से काफ़ी मिलती जुलती थी, और अर्ल के मैरिज सर्टिफिकेट पे जो हैंड राइटिंग थी वो भी काफ़ी हद तक जोडियक किलर के लेटर से मिलती जुलती थी। यहाँ तक कि जिस कोडेड लेटर में जोडियक ने अपना नाम रिवील किया था उसके अल्फ़ाबेट को काउंट अर्ल के फुल नेम से मिलते हैं। लेकिन कुछ लोगों को कहना था कि अर्ल काफ़ी दुबला पतला था, और जिन लोगों ने जोडियक किलर को देखा था उनका कहना था कि जोडियक काफ़ी ज़्यादा हेल्थी था, और जबकि अर्ल काफ़ी ज़्यादा दुबला पतला था। और उसके मैरिज सर्टिफिकेट पे जो राइटिंग थी हो सकता है कि वो शायद किसी प्रीस्ट की हो सकती है, और गैरी ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे फेमस होना था, और इसीलिए वो अपने ही पिता को जोडियक बता रहा था। खैर, दूसरा सस्पेक्ट आर्थर ली एलन था, और इस बंदे वाली थ्योरी पे तो एक मूवी भी बन चुकी है जो 2007 में आई थी, जिसका नाम था जोडियक। इस थ्योरी पर तो कई लोग यकीन भी करते हैं, क्योंकि लेक बेरिसा वाली किलिंग के दिन आर्थर अपनी फैमिली मेंबर्स को ये बोल के गया था कि वो लेक बेरिसा में डाइविंग करने जा रहा है, और जब वो वापस आया तब वो खून से सना हुआ था और उसके पास एक नाइफ भी था। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि लेक बेरिसा वाली किलिंग में किलर ने नाइफ से ही उन दोनों को मारा था। इनफैक्ट आर्थर का एक दोस्त भी था जो पुलिस को ये बताता है कि आर्थर खुद को जोडियक तब से बुला रहा है जब से जोडियक के बारे में किसी को भी नहीं पता था। आर्थर हंटिंग का भी काफ़ी ज़्यादा शौकीन था, और उसके दोस्त के हिसाब से आर्थर ने कई बार इंसानों को भी हंट करने की बातें उससे कही थी। इन सब के बाद पुलिस आर्थर के ट्रेलर की जांच पड़ताल में लग जाती है, जहां उन्हें काफ़ी सारे एनिमल्स की बॉडी मिलती है और खून से सने हुए नाइफ भी मिलते हैं। लेकिन ये सब काफ़ी नहीं था ये साबित करने के लिए कि आर्थर ही जोडियक है। और इसी के बीच आर्थर को चाइल्ड अब्यूजिंग के केस में 3 साल की जेल हो जाती है, और इन 3 सालों के बीच में पुलिस को जोडियक का कोई भी लेटर नहीं मिलता है। और आर्थर के एक इनमेट ने भी यह बताया था कि आर्थर ने सीक्रेटली वे में उसे ये बताया था कि वो ही जोडियक है, और उसी ने पॉल को मारा है। और आप लोगों को याद होगा कि जोडियक ने सेकंड अटैक किया था जिसमें माइकल बच गया था, उसे इस आर्थर की फोटो दिखाई जाती है, जिसे देखते ही माइकल कहता है कि यही जोडियक किलर है। और आर्थर के घर में पुलिस को बॉम्ब वगैरह बनाने के फॉर्मूला भी मिले थे। यह 1992 में आर्थर की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आर्थर जोडियक किलर होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। हो सकता है कि उसने 1 या 2 लोगों को मारा होगा, लेकिन वो जोडियक किलर नहीं था। इसके पीछे की वजह यह है कि उसकी हैंड राइटिंग जो जोडियक किलर से बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। यहाँ तक कि जो पोस्टर में जोडियक का फेस था वो भी आर्थर से नहीं मिलता था, और जोडियक चश्मा पहनता था लेकिन आर्थर नहीं। तो इस वजह से आर्थर भी जोडियक नहीं हो सकता था। यहाँ थर्ड सस्पेक्ट था लॉरेंस केन, क्योंकि उसके डॉक्टर ने बताया था कि लॉरेंस का 1962 में एक कार एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद कैन मेंटली अनस्टेबल हो गया था, जो कि माय नेम वाले साइफर को रिवर्स या रीअरेंज करने पर कैन दिखाई देता है, और उसे थोड़ा और डिकोड करने पर
1924 निकलता है, जिससे ये पता चलता है कि केन का जन्म 1924 में हुआ था। लेकिन इस थ्योरी को भी सबूतों के अभाव में बस थ्योरी ही माना गया और इसे भी जोडियक किलर नहीं बताया गया और ये एक मिस्ट्री बन के रह गया कि आखिर जोडियक कौन था, कहाँ से आया था और क्यों ऐसा सब कुछ किया करता था। मुझे तो लगता है कि पुलिस को जो तीनों सस्पेक्ट मिले थे शायद वो तीनों ही जोडियक किलर थे और हो सकता है कि जोडियक एक किलर ना होके एक टीम में काम करता था या फिर इनमें से कोई भी जोडियक नहीं हो सकता था। जोडियक किलर के नाम से इन लोगों ने 1 या 2 मर्डर तो किए होंगे। बाकी आप लोग मुझे अपनी राय ज़रूर दें कि आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन जोडियक था। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टा लिंक दे के रखा है तो वहाँ जाके मुझे प्लीज़ ज़रूर फॉलो करें।